First, the drug used for treatment of congestive heart failure. What is the congestive heart failure? Congestive heart failure is the cardiovascular disorder in which heart is not capable to supply sufficient amount of blood to the perfused organ. कि हार्ट की इतनी पावर नहीं होता कंट्रैक्शन का रिलैक्सेशन का जिससे कि वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड जो सप्लाई करना है डिफरेंट आर्गन में वो सप्लाई नहीं कर पाता है. ये दो वजह से होता है. ये तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन होता है या डायस्टोलिक या दोनों हो सकते हैं. सिस्टोलिक डिसफंक्शन में हार्ट प्रॉपरली कंट्रैक्ट नहीं होता. तो अभी तो सिस्टोलिक डिसफंक्शन है. अब कंट्रैक्ट न होने के कारण जो है क्या है कि उसमें हार्ट में जो है मायोकार्डियल इन्फ्लामेशन हो जाता है. इन्फ्लामेशन है, इम्पेयरमेंट हो जाता है. जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन वो उतना वाल टेंशन डेवलप नहीं कर पाता जिसके वजह से कार्डियक आउटपुट प्रॉपर है. जैसे 1 बीट में 70 ml ब्लड सप्लाई होता है और हार्ट जो है टोटल 72 बीट होता है तो टोटल 1 मिनट में 5 लीटर के आसपास ब्लड सप्लाई हो जाता है. लेकिन हार्ट के इम्पेयरमेंट की वजह से जो है हार्ट के इम्पेयरमेंट की वजह से क्या होता है कि हार्ट में प्रॉपर वाल टेंशन डेवलप नहीं हो पाती जिससे कार्डियक आउटपुट जो हो नहीं पाता है. तो क्या होगा कि साथ उसका सिम्टम क्या होगा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कि साथ ब्रेथनेस होगा, एडमा होगा, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा और जिससे अब सिस्टोलिक डिसफंक्शन सिस्टोल मतलब कंट्रैक्ट नहीं हो पाता. करंट होने का ये है कि उसमें मसल थिक हो जाती है जो क्या है कि नहीं वेंट्रिकुलर डायलेशन अनेबल टू डेवलप सफिशिएंट वाल. वेंट्रिकुलर जो होता है क्योंकि देखो हार्ट से जो ब्लड का आउटपुट होता है वेंट्रिकुलर कंट्रैक्ट होता है तो एरोटा ब्लड की सप्लाई होती है. तो वो वेंट्रिकुलर इतना हाइपरट्रोफी की वजह से डायलेट हो जाता है कि वो कंट्रैक्शन के जो पावर है वो करने के बाद वाल टेंशन डेवलप नहीं हो पाता. वाल टेंशन प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा तो कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है. इसी को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं. ये सिस्टोल में डायस्टोलिक डिसफंक्शन में क्या होता है कि मायोकार्डियल मसल ठीक हो जाती है इन्फ्लामेशन से कोई वजह से ठीक हो जाती है. तो वो मायोकार्डियल मसल वो जब डायलेट नहीं होती है मतलब उसमें जो है सफिशिएंट फीलिंग प्रेशर डेवलप नहीं हो पाता है. तो उधर से जो है ब्लड में जो फीलिंग होना चाहिए जितना फील होना चाहिए ब्लड हार्ट में उतना हार्ट में हो नहीं पाता है. तो जब वॉल्यूम ही कम ब्लड में हार्ट में आएगा तो सप्लाई भी कम होगा. तो यही दो डिसफंक्शन है, एक डायस्टोलिक डिसफंक्शन और एक सिस्टोलिक डिसफंक्शन. तो सिस्टोल में क्या होता है कि जो है थिकनेस बढ़ जाती है, वाल की थिकनेस बढ़ने की वजह से प्रॉब्लम होता है. ठीक है. नेक्स्ट ये नॉर्मल हार्ट है जैसे एरोटा से सुपीरियर न्यूरोका इंफीरियर न्यूरोका से राइट आर्टरी वेंट्रिकल फिर इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से वहाँ ऑक्सीजनाइड होता है ब्लड फिर वहाँ से रीवाइव होकर लेफ्ट आर्टरियम फिर वेंट्रिकल से यहाँ कंट्रैक्ट होगा कार्डियक आउटपुट होता है. यही मायोकार्डियल मसल है. यही वेंट्रिकल में प्रॉब्लम होता है. देखो आगे नेक्स्ट में देखो. नेक्स्ट में यही वाल जो है ठीक हो जाती है. ठीक होने से क्या होगी कि फीलिंग प्रेशर कम हो जाता है क्योंकि ये रेडियस कम होता है फीलिंग प्रेशर कम हो जाएगा तो जिससे वजह से ये जो है ब्लड इसमें कम आएगा तो कार्डियक आउटपुट भी कम होगा. ठीक है. नेक्स्ट. ठीक है. जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो और प्रॉब्लम बढ़ जाती है. क्या प्रॉब्लम होगी? किडनी को पता चलता है कि हार्ट से ब्लड कम आ रहा है इसलिए ब्लड की डिफिशियंसी हो गई है. तो क्या करता है कि न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन से वाटर और साल्ट का रिटेंशन करके ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देता है. ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से हार्ट को प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें फीलिंग प्रेशर प्री लोड बढ़ जाता है. तो इसमें देखो आप समझने वाली बात है हार्ट के प्रॉब्लम से कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो इसके बाद रीनल का एक्टिवेशन जो रेनिन एंजियोटेंसिन पाथवे एक्टिवेट हो जाता है. वो सोचता है कि ब्लड कम आ रहा है मतलब ब्लड की प्रॉब्लम है कि किसी वजह से तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा देता है ब्लड बढ़ा देता है. तो हार्ट पहले से सभी सफ़र किया जाता है और इसके बढ़ने की वजह से हार्ट को और सफ़र करना पड़ता है. ठीक है. नेक्स्ट इससे हाँ तो इसलिए अब हार्ट कार्डियक आउटपुट जो रीनल वही एक्टिवेशन. नेक्स्ट है. अब इसको ट्रीट करने के लिए हम 3D एक फंडा होता है 3D एक समझने के लिए. इसमें क्या होता है डायलेटर्स. ठीक है. डायोटिक्स और बीटा ब्लॉकर और डिजॉक्सिन. मेन जो है अब मेन यूज होता है डिजॉक्सिन 3D डिजॉक्सिन डायोटिक्स और डायलेटर. ये 3 से 3D बोलते हैं. बीटा ब्लॉकर है लेकिन ये सपोर्टिव है
एस इनहिबिटर भी सपोर्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो पहला है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स, जो वेसोडाइलेटर इंड्यूस करता है। ये वेसोडाइलेटर ये क्या करता है, ये जो करता क्या है कि जो सोडियम वाटर का हार्ट के कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से जो रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेट होने से सोडियम वाटर का कंसंट्रेशन बढ़ने के जो वॉल्यूम बढ़ जाता था उसको ये कम करेगा, बस यही इसका काम है। कोई ट्रीटमेंट खास नहीं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है कि जैसे कार्डियक आउट कंजेस्टेड हार्ट में कार्डियक आउटपुट कम हुआ तो रेनिन एक्टिवेट करके और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देता है, उसके लगता है कि ब्लड कम हो गया बॉडी में, तो उसकी वजह से प्रीलोड बढ़ने से हार्ट को प्रॉब्लम होती है। तो उसको प्रॉब्लम को कम करने के लिए ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर हम देते हैं। नेक्स्ट चलते हमें बता दिया, इसमें ड्रग जो आती है कैप्टोप्रिल, लिस्नोप्रिल, एनालाप्रिल, रेमेप्रिल, क्यूनाप्रिल आती है। नेक्स्ट जैसे ये यही है कि जैसे किडनी है, किडनी से रेनिन सीक्रेट होता है, जब सिंपैथो स्टिमुलेशन होता है ड्यू टू डिक्रीज ऑफ कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है तो ऑटोमेटिक सिंपैथिक स्टिमुलस हो जाता है किडनी को, किडनी रेनिन हार्मोन है ये सीक्रेट करता है। फिर एंजियोटेंसिन इनएक्टिव होता है, वो जाके एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन, ये नाम है फिजियोलॉजी है। फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम से ही एंजियोटेंसिन 2 में बन जाता है। एंजियोटेंसिन 2 के वजह से जो ये एल्डोस्टेरोन एक्टिवेट हो जाता है, जिससे रीनल का सोडियम वाटर रिटेंशन हो जाता है। फिर एक दूसरा वेसो कंस्ट्रिक्शन होता है, वेसो कंस्ट्रिक्शन से प्री लोड आफ्टर लोड बढ़ जाता है, ब्लड की सप्लाई के अगेंस्ट फोर्स लगता है और उधर प्री लोड बढ़ जाता है वाटर से हिस्टर, नाम का फिजियोलॉजी है। अब इसका इनहिबिटर हम देंगे। नेक्स्ट इसमें जो है और एक नेक्स्ट चलो इसमें और बता रहा हूँ, ठीक है ठीक है, इसे प्रीवियस चलना है, प्रीवियस चलो सकता ये जो एंजियोटेंसिन 1 बनता है फिर एंजियोटेंसिन 2 हो जाता है। तो एंजियोटेंसिन 2 का जो ये इनहिबिटर्स हम देते हैं, यहाँ पे इनहिबिटर्स देते हैं, तो ये ब्लॉक होता है। ब्लॉक होता है तो जो है एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन और कंस्ट्रिक्शन दोनों रुक जाता है, तो प्री लोड आफ्टर लोड दोनों रुक जाता है। तो जो हार्ट पे लोड बढ़ रहा था ड्यू टू नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन पाथवे वो रुक जाएगा, तो हार्ट को रिलैक्स फील होगा, हार्ट को रिलैक्स फील होता है, तो ये सपोर्टिव है। नेक्स्ट अब फटाफट आगे बढ़ो। अब ये यही बता रहा कि इसका यूज है क्या, रिडक्शन ऑफ आर्टियल रेजिस्टेंस आफ्टर लोड, और इसके बाद रिडक्शन ऑफ वेनस टेंशन प्री लोड, फिर एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन कम हो जाता है, वही जो पहला है वही बता रहा है। नेक्स्ट चलो देखो, अब इसका एंजियोटेंसिन एंजाइम इनहिबिटर्स जो होते हैं उसका जो है एडवर्स इफेक्ट क्या आता है, इसको आपको ध्यान देना। तो ड्राई परसिस्टेंट कफ होता है, मतलब इसको जो रिस्पिरेटरी का किसी का पेशेंट है उसको यदि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है तो ये ड्रग नहीं देंगे, क्योंकि ये इसका साइड इफेक्ट है। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये जो है परसिस्टेंट कफ देगा। दूसरा क्या, हाइपर कैलीमिया, पोटेशियम लेवल ब्लड में बढ़ जाता है इसका। फिर एंजियोएडेमा, फिर एक फीटल टॉक्सिसिटी करता है, तो प्रेग्नेंट लेडी में भी ये ड्रग नहीं दी जाती है क्योंकि फीटस का एवर्सन होने के चांसेस, टॉक्सिसिटी का एवर्सन होने के चांसेस। एंजियोएडेमा का मतलब ये हुआ कि एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन सर्कुलेशन इन ब्लड या इन ब्लड वेसल, तो एंजियोएडेमा होने के साइड एडवर्स इफेक्ट है। तो इसको ओवरकम करने के लिए दूसरा ग्रुप एक लेते हैं, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 1 ब्लॉकर लेते हैं, इसमें एडवर्स इफेक्ट कम हो जाता है। सभी वैसे ही पाथवे है, इसमें लो सार्टन, कैंडी सार्टन और ड्रग आती है, वही पाथवे है, बस एंजियोटेंसिन 1 से ही ब्लॉक करता है या एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करता है। इससे बेस्ट और एक जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 1 को अगर टॉलरेट नहीं कर पाता है, एंजियोटेंसिन 1 ब्लॉकर को भी टॉलरेट नहीं कर पाता, तो वेसोडाइलेटर, हम वेसोडाइलेटर दूसरा सेलेक्ट करते हैं जिसको आइसोसामाइड डाइनाइट्रेट बोलते हैं, और हाइड्राजीन होता है। ये क्या करता है कि ये भी वेसोडाइलेशन करेगा, लेकिन इसको टॉलरेंस, अच्छा नेक्स्ट, ये वेसोडाइलेशन करता है। अब वेसोडाइलेशन, नेक्स्ट वेसोडाइलेशन से प्री लोड आफ्टर लोड दोनों सेम वही मैकेनिज्म वही है कि जबकि ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करने से, रेजिस्टेंस को कम करने से, डायलेशन से ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है, और जो है प्री लोड आफ्टर लोड दोनों कम हो जाता है। तो नाइट्रेट CHF में यूज कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें एंजियोटेंसिन को
टॉलरेंस नहीं हो, या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स ड्रग लेते से कैप्टर पे एनालाप्रिल लेने से प्रॉब्लम इंड्यूस होता है, तो हम ये ड्रग ले सकते हैं जो प्रॉब्लम को नहीं होने का, इससे अब सेफ है। नेक्स्ट, अब इसके बाद डायबिटिक्स आता है। डायबिटिक्स क्या करता है कि डायबिटिक्स का मतलब है कि जो है वॉल्यूम यूरिनेशन बढ़ा देता है। डायबिटिक एजेंट होते हैं, 2-3 तरह के डायबिटिक होते हैं, लूप डायबिटिक, पोटेंट डायबिटिक था, जिसमें फ्लोसिमाइड ब्यूमेटानाइड यूज होता है, और एक हाइड्रोजाइड यूज होता है जो कि मॉडरेट लूप डायबिटिक्स है। ये डायबिटिक्स क्या करेगा, एक्सक्रीशन आप जो यूरिनेशन फास्ट करता है। लूप डायबिटिक्स का तो इतना है कि 5 to 8 लीटर यूरिनेशन करा देता है। तो यदि बॉडी में प्री लोड ज़्यादा है ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, एक्यूमुलेशन फ्लूइड का ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, प्री लोड बढ़ाएगा, हार्ट पे लोड बढ़ जाता है, पल्मोनी का कंजेशन बढ़ जाएगा, तो इस तरह से उसको बॉडी से निकालना है फ्लूइड को, तो उसमें डायबिटिक यूज करके हम इजीली उसको निकाल सकते हैं। तो जब निकलता है डायबिटिक हम देते हैं तो यूरिनेशन फास्ट होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, इसके बाद डायबिटिक में लूप डायबिटिक से सब बता दिया है। नेक्स्ट चलते जाओ। ठीक है, तो डायबिटिक जब यूज़ कर लेते हैं तो ये क्या, प्री लोड कम हो जाता है। प्री लोड का मतलब हार्ट पे लोड, एक तो हार्ट वैसे प्रॉब्लम सफ़र कर रहा है क्योंकि इसमें जो है कुछ इम्पेयरमेंट डेवलप हो गया है, जो आप पहले जान लिया इम्पेयरमेंट क्या है, क्योंकि इसमें थिकनेस बढ़ जाती है, हाइपरट्रोफी हो जाती है, तो वैसे वो प्रॉब्लम या कंटेक्ट नहीं हो पाता। यदि बाहर से कुछ और बढ़ जाएगा, लोड बढ़ेगा, प्री लोड आफ्टर लोड दोनों यदि बढ़ जाते हैं तो हार्ट और सफ़र करेगा। तो पहले तो हमको प्री लोड और आफ्टर लोड कम करना है। जब प्री लोड आफ्टर लोड ये दोनों कम हो जाएगा तो हार्ट थोड़ा सा अपने को रिलैक्स फील करेगा। इसके बाद आप आइनोट्रोपिक ड्रग देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, और इसके साइड में लूप डायबिटिक से हाइपोकैलेमिया हो जाता है। मतलब हाइपोकैलेमिया होता है कि पोटेशियम लेवल ब्लड में कम हो जाएगा। पोटेशियम लेवल जब कम हो जाएगा तो हार्ट को और प्रॉब्लम इंड्यूस हो जाती है, क्योंकि पोटेशियम हार्ट का फंक्शन किस पे डिपेंड करता है आप जानते हो, पोटेशियम पे, सोडियम पे, कैल्शियम पे। सोडियम डिपोलाइजेशन करता है जिससे वो +20 मिलीवोल्ट जाता है, फिर कैल्शियम क्या करता है, प्लेटोफेज इंड्यूस करता है, उसको मेंटेन करता है, डिपोलाइज करता है। जब 0 तक आ जाता है, वोल्टेज गेटेड सेंटर 0 तक आता है तो रिपोलाइज होता है, वो सोडियम के वजह से होता है। तो सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम ये तीनों इन्वॉल्व होते हैं हार्ट के प्रॉपर फंक्शन के लिए। यदि ब्लड में पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा तो हार्ट का प्रॉपर फंक्शन नहीं होगा। तो यदि लूप डायबिटिक्स हम यूज करेंगे तो साथ में हम क्या यूज करते हैं, एक और ड्रग जैसे दूसरा ड्रग यूज ऐसे करते हैं, पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक्स यूज करते हैं, जिससे पोटेशियम लेवल इस पार के ब्लड में मेंटेन हो जाए, जिससे कि उसकी टॉक्सिसिटी रुक जाए। तो इफ़ यू यूज द फ्लोसिमाइड देन यू हैव टू यूज द पोटेशियम स्पेयरिंग डायबिटिक लाइक ए स्पेनोलैक्टोन। एक नेक्स्ट है स्पेनोलैक्टोन है, ये पोटेशियम को रिकवर कर देता है। तो क्या है कि हम यदि फ्लोसिमाइड लूप डायबिटिक्स यूज करना पड़ा तो साथ में हम स्पेनोलैक्टोन देते हैं, क्योंकि उसकी जो है उसकी साइड इफेक्ट को ये कम कर देता है। नेक्स्ट, ठीक है, ये स्पेनोलैक्टोन जो है क्या कैसे करता है, एल्डोस्टेरोन को क्या एंटागोनाइज करता है। एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, पोटेशियम को जो है इनहिबिट करता है, सोडियम को इनहिबिट करता है, पोटेशियम को स्किप करता है। तो इसका एंटागोनिस्ट हो जाएगा तो पोटेशियम जो है रिस्टोर होने लगता है। तो इसीलिए ये जो है पोटेशियम स्पेयरिंग हो जाता है। पोटेशियम स्पेयरिंग कैसे होता है, क्योंकि देखो एल्डोस्टेरोन का मेन फंक्शन जानते हो क्या है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि सोडियम को रोकता है, मतलब रिस्टोर करता है, और पोटेशियम को बाहर निकाल देता है, एक्सचेंज पाथवे होता है ये। तो इसका एंटागोनिस्ट जगह तो उल्टा उसका अपोजिट हो जाएगा, पोटेशियम रुकने लगता है तो वही स्पेयरिंग हो जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद बीटा ब्लॉकर देते हैं। बीटा ब्लॉकर हम जनरली नहीं देते हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि हार्ट सफ़र कर रहा है। बीटा ब्लॉकर क्या होता है, बीटा ब्लॉकर जो है बीटा वन रिसेप्टर पर बाइंड होगा जो हार्ट में पाया जाता है, तो इससे बाइंड होने से साइक्लिक सीएमपी कम हो जाता है, तो डीफॉस्फोराइज जाएगा, फास्फोराइज डीफॉस्फोराइज जाएगा, तो हार्ट और रिलैक्स हो जाता है, हार्ट रेट कम हो जाती है। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, हार्ट का पहले से प्रॉब्लम कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। जब हार्ट रिलैक्स होगा तो और कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और प्रेसिपिटेट हो जाएगा। तो इसको हम जनरली नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी ये दिया जाता है। कब देते हैं, जब माइल्ड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो, क्योंकि इससे कुछ बेनिफिट्स भी है।
समझ रहे? ये कुछ बेनिफिट्स ये है कि ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ये क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है, जिसके वजह से ये इंक्रीज द बीटा सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट एडिमा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी इसमें होती है। तो ये दो तीन फंक्शन ऐसे करता है कि जो हार्ट को सपोर्ट करता है, समझ रहे हो? तो हार्ट को सपोर्ट करता है। तो यदि पेशेंट विद सफर विद माइल्ड या मॉडरेट हाइपरटेंशन, देन यू स्टार्ट टू लो डोज बीटा ब्लॉकर। व्हाई आर यूजिंग द बीटा ब्लॉकर? बिकॉज नेक्स्ट स्लाइड, बीटा ब्लॉकर से दो तीन बेनिफिट हो जाते हैं। बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं तो जैसे हार्ट पे लोड बढ़ता है तो हार्ट में इम्पेयरमेंट इंड्यूस होता है, तभी तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। यदि मायोकार्डियल मसल का कोई प्रॉब्लम, यदि वो डायलेट नहीं हुआ, थिक नहीं हुआ, हाइपरट्रोफी नहीं हुआ, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा ही नहीं होगा ना। तो क्यों ये हो जाता है? क्योंकि हार्ट पे किसी वजह से लोड बढ़ जाता है। तो बीटा ब्लॉकर उसके रीमॉडलिंग को रोकता है, उसके इम्पेयरमेंट को रोकता है, उसके चेंजेस जो होने वाले हार्ट में उसको रोकता है। कैसे रोकता है? क्योंकि वो सिंपैथिक सिग्नल इनहिबिट करेगा, बीटा ब्लॉकर सिंपैथिक को इनहिबिट करता है। तो हाइपरट्रोफी, नेक्रोसिस, फाइब्रोसिस, हाइपरट्रोफी, ये तीनों हार्ट में होने वाला, इसी को हम कार्डियक रीमॉडलिंग में, ये तीनों चारों को बीटा ब्लॉकर रोक देता है। जब ये रोक देगा तो हार्ट में ज़्यादा चेंजेस, इम्पेयरमेंट नहीं डेवलप होगा, जब अब कोई सेल डेथ भी नहीं होगी, तो हार्ट अपने आप को स्टेबल फील, बेटर फील करेगा और अपने आप कार्डियक आउटपुट बढ़ा भी सकता है और ज़्यादा कुछ सफ़र नहीं करेगा। माने ये डेथ को भी रोक सकता है। बीटा ब्लॉकर ऐसा है, कोई कंजेस्टिव हार्ट से हार्ट अटैक होने वाला है तो माइल्ड डोज दो, तो प्रेस्क्रिप्शन डिसाइड करते हैं किसको देना है किसको नहीं देना है, क्योंकि पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है किसको देना है किसको नहीं देना है। लेकिन इसको दे के हम ठीक कर सकते हैं। इसको हम लो डोज से स्टार्ट करते हैं, लो डोज दे के हम स्टार्ट करते हैं और वो पेशेंट उसको मॉडरेट करता रहता है, क्योंकि अगर ज़्यादा डोज हुआ तो हार्ट की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाएगी। हार्ट और ज़्यादा नहीं, इसमें जो है कैप्टोप्रिल, एनालोपिल ड्रग बीटा ब्लॉकर एगोनिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद एक लास्ट है जो कार्डियक ग्लाइकोसाइड डिसॉक्सिन जो ड्रग है, यही ड्रग जो पोटेंट है, फर्स्ट लाइन ड्रग है, क्योंकि यही फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा के इनहांस करके कार्डियक आउटपुट बढ़ाती है। और बाकी जितना आपने पहले देखा वो हार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, किसी वजह से उस पर लोड ना बढ़ पाए, उसको प्रॉब्लम ना हो पाए। ये आइनोट्रोपिक फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाता है जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये क्या करता है, कैसे करता है, इनहिबिट द सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप, जिसके वजह से क्या होता है, नेक्स्ट चलो कैल्शियम का रिटेंशन बढ़ता है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन मायोकार्डियल मसल में बढ़ती है, और जिसके वजह से देखो जिसका कार्डियक आउटपुट, ये आपका मैकेनिज्म एक्शन है केडी का है, ये देखो समझो इसको। इसमें क्या होता है, डिसॉक्सिन है, सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप का फंक्शन क्या है, ये क्या करता है कि 2 सोडियम आयन जो है इनफ्लक्स होता है पंप का, 3 पोटेशियम आयन आउटफ्लक्स होता है। ये इसका फंक्शन है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये बाहर का मतलब इंट्रासोलर इंट्रासल्फेट का दोनों का आयनिक बैलेंस बनाता है, इसका नार्वल फंक्शन है। बाई चांस एनी हाउ यदि इधर से अगर कैल्शियम सोडियम आयन बड़ा इंक्रीज हुआ और तो ये पोटेशियम सोडियम बाहर निकल जाता है और पोटेशियम अंदर आ जाता है, मतलब कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं ये, ठीक है, ठीक है। और इसे कैल्शियम का भी कंसंट्रेशन, यदि ज़्यादा कैल्शियम को तो बाहर निकल जाता है, हाइड्रोजन आयन अंदर आ जाता है। तो ये आयनिक ह्यूमन स्टडीज को मेंटेन करते हैं, कौन? सोडियम पोटेशियम पंप। अब जब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है तो इसका मतलब फोर्स ऑफ कंडक्शन डेवलप नहीं हो पाता है, यही तो मतलब है। तो हम क्या करेंगे, फोर्स ऑफ कंडक्शन डेवलप करने के लिए हम यानी आउट कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तो फोर्स ऑफ कंडक्शन बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिसॉक्सिन सेम ऐसा मैकेनिज्म करता है कि ये सोडियम पोटेशियम एडिपेज को ब्लॉक कर देता है। तो ये सोडियम आयन अंदर आने का कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से भी ये बाहर नहीं जा पाता है। जब बाहर नहीं जाएगा तो क्या ये जो है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, हाँ, तो जब ये फिर जब ये बाहर इसका कंसंट्रेशन है तो सोडियम अंदर नहीं आएगा, तो ये कैल्शियम बाहर नहीं जाता। और बाई चांस बाहर जाता है, यदि अधिक हुआ तो कैल्शियम बाहर चला जाता है। लेकिन जब यह कंसंट्रेशन रुक गया है तो सोडियम बैलेंस हो तो कैल्शियम बाहर नहीं जाता, ठीक है। जब कैल्शियम बाहर नहीं जाता है और साथ साथ यहाँ स्मूथ रेटिकुलम है, इससे रिलीज होता है कैल्शियम, तो कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, 100 नैनोमीटर से भी ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि ट्रोपोनिन प्रोटीन मायोकार्डियल मसल में होता है, जिसको फॉस्फोराइज करके फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा देता है, जिससे कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। तो एक मिनट, तो इसका ये है कहने का मतलब कि डिसॉक्सिन कैल्शियम का कंसंट्रेशन बढ़ा के
आइनोट्रोपिक फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ा देता है, इसी को आइनोट्रोपिक बोलते हैं। यदि एनी एजेंट हैव द कैपेबिलिटी टू इनहांस द कार्डियक फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन दैट इज नोन आइनोट्रोपिक एजेंट। ठीक है, ये आइनोट्रोपिक एजेंट का काम करता है। समझ में ना, सबको समझ में। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट फटाफट। तो इसके बाद कार्डियक आउटपुट का रिस्पॉन्स डिजार्जिन फर्स्ट लाइन ड्रग है, क्योंकि ये फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके कुछ एडवांस इफेक्ट हैं, जैसे नाजिया, वोमिटिंग, गायनेकोमास्टिया, एडवांस इफेक्ट है विजुअल डिस्टर्बेंस, साइकोसिस, वेंटिकुलर। ये इसका ये लो थियोपेटिक मतलब नैरो थियोपेटिक विंडो ड्रग है। इसका कंसंट्रेशन मतलब प्रॉपर होना चाहिए, मॉनिटर्ड होना चाहिए। इसका ब्लड जो थियोपेटिक रेंज होता है मॉनिटर होने से अधिक होने से टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, ठीक है, तो टॉक्सिसिटी के ट्रीटमेंट के लिए कभी कभी हम पोटेशियम लेवल कम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, पोटेशियम सप्लीमेंट देते हैं। पोटेशियम सप्लीमेंट हम देते हैं जिसके लिए पोटेशियम सप्लीमेंट टू नॉर्मल फंक्शन ऑफ द कार्डियक। नेक्स्ट, ठीक है, इसके बाद दूसरा आइनोट्रोपिक होता है फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर, और सेकेंड होता है जो है डूबुटामाइन। डूबुटामाइन क्या है, बीटा 1 एगोनिस्ट है। तो बीटा एगोनिस्ट होने की वजह से क्या होता है कि उस जो है बीटा 1 पे ब्लॉक करेगा, तो वहाँ पे साइक्लिक एएमपी एटीपी जो है साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होता है। वहाँ से जब उसका फास्फोलाइजेशन होने से क्या होता है, ट्रोपोनिन प्लस फास्फोलाइज होगा, कैल्शियम आयन इन्फ्लक्स होता है, जिससे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ता है। तो कार्डियक आउटपुट बढ़ाने के लिए हम डूबुटामाइन यूज करते हैं, ये भी आइनोट्रोपिक ड्रग है। और यदि साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो वो फास्फोलाइज करता है, हार्ट मसल कंट्रैक्ट होती है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। ये देखो दूसरा था फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर। तो फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर क्या करता है कि बस जो साइक्लिक एएमपी है वो कन्वर्ट हो जाता है एएमपी में, तो साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन घट जाता है, जिसके वजह से वो हार्ट फास्फोलाइज नहीं होकर कंट्रैक्शन कम हो जाता है हार्ट का, तो कार्डियक आउटपुट नहीं बढ़ पाता। तो ये फास्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर ओनली वन साइक्लिक एएमपी से एएमपी में कन्वर्ट होने से रुकता है, मतलब कन्वर्ट नहीं होने देता, तो अपने आप साइक्लिक एएमपी का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, जिससे फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन होता है, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है। कंक्लूजन में एस इनहिबिटर जो है ये एक सपोर्टिव है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के लिए। बीटा ब्लॉकर यूज इन पेशेंट माइल्ड मॉडरेट, ये पहले मैं बता चुका हूँ। लो डोसेज स्टार डिजॉक्सिन जो है ये जो सेलेक्टिव पेशेंट के यूज कर रहे हैं, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन नहीं बढ़ाता है। इसके वजह स्टेजेस है माइल्ड, मॉडरेट और जो है सीवियर, तो उसके हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। थैंक यू। ये पूरा लेक्चर है, आपको समझना है, इसमें सभी मैटर इसलिए बताया गया है इस तरह से कि आपको अच्छे समझ जाओ सब लोग। तो धन्यवाद।